वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी तक छोटी छोटी टॉपिक्स को लेके हम धीरे धीरे सिविल इंजीनियरिंग को समझ रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक को लेके और उसके इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। और हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि इंटरव्यू में जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन के आंसर को भी हम देखते चले जा रहे हैं। तो इसी तरह आज एक टॉपिक पे हम बात करते हैं, एक टॉपिक को समझते हैं कि रेनफोर्स्ड बार जो यूज होता है उसके ग्रेड को समझते हैं कि उसके ग्रेड का मतलब क्या है और उस ग्रेड का किस ग्रेड का स्टील अभी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, और ये समझते हैं कि कौन से ग्रेड का स्टील अभी यूज होता है कंस्ट्रक्शन में और फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इन चीजों को समझते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेनफोर्स्ड बार। रेनफोर्स्ड बार में हम क्या समझेंगे, इसमें देखेंगे ग्रेड ऑफ स्टील को कि जो रेनफोर्समेंट हम लोग यूज करते हैं उसका ग्रेड क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील क्या है। तो देखते हैं किस ग्रेड का स्टील है। तो पहला Fe 250, सेकेंड है Fe 415, थर्ड है Fe 500, फोर्थ है Fe 500D और एक लास्ट जो Fe 550 भी आ चुका है मार्केट में। तो हम धीरे धीरे इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज हम समझते हैं, इसको बोलते हैं माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, और इसको बोलते हैं टॉर स्टील, टॉर स्टील या और HYSD बार। इज इट क्लियर? HYSD बार, HYSD क्या? हाई यील्ड स्टील स्ट्रेस डिफॉर्म्ड बार। जनरली ये जो है HYSD बार, यही यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, ये बार यूज होती है। अब इसमें एक चीज और समझते हैं कि Fe 500 को अगर ले, Fe 500 में Fe 500 का मतलब क्या है, इन चीजों को पहले समझते हैं। Fe क्या? Fe आयरन को रिप्रेजेंट करता है, आयरन। और 500 क्या है? 500 है यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस इन न्यूटन और mm स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये क्लियर है, ओके। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या। इसी में से एक सवाल पूछा जाता है जनरली। फिर जनरली क्या होता है कि जब हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो एक जनरल क्वेश्चन से पूछा जाता है। उसमें क्या कि आपने किस ग्रेड का कंक्रीट यूज किया है साइट पे, किस ग्रेड का स्टील यूज किया है साइट पे। तो हम लोग ये जवाब देते हैं कि Fe 500 यूज किया या Fe 500D यूज किया। तो फिर वो सवाल पूछते हैं कि Fe 500 और Fe 500 में D में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है इसका। तो हम उनको देखेंगे एक एक डिफरेंस। जब भी हम इन दोनों के बीच में अगर इसके कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट की, तो कॉस्ट जो है Fe 500 का, Fe 500 का ये हमेशा कम होता है Fe 500D से, 500D से। मतलब क्लियर है कि Fe 500D का जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, लेकिन Fe 500D का कॉस्ट कम है। तो फिर भी आखिर क्या वजह है कि हम Fe 500 को छोड़ के Fe 500D यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में। तो उसकी कोई तो वजह होगी। तो देखते हैं उनकी क्या क्या वजह, क्या क्या बेनिफिट है Fe 500D का। तो इसको जो डिफरेंस किया गया ना, तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन Fe 500 एंड Fe 500D। इनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे। तो इनके बीच को डिफरेंस को समझने के लिए हमें कैसे समझना है, दो बेस है, जिन दो बेस पे इन दोनों को अलग अलग किया गया, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे, समझते हैं। पहला क्या है बेस, इसके केमिकल प्रॉपर्टी,
केमिकल प्रॉपर्टी। और सेकेंड क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, Fe500 ले लिया और इधर 500 डी ले लिया, डी देखना इधर भाई। और फिर साइट पे जाके अगर चेक करेंगे ना, अगर गलत मिला तो उसी दिन का उसी दिन तू टर्मिनेट हो जाए। यहां समझाना नहीं, यहां समझने का नाम नहीं, मोबाइल में गेम खेल रहा है। तो पहला क्या है इसमें देख, कार्बन। कार्बन जो है वो Fe500 में कितना होता है, 0.3 होता है, और यहां कितना होता है 0.25। दूसरा क्या है, सल्फर। सल्फर कितना होता है 0.55 होता है, और यहां 0.4 होता है Fe500D। तीसरा क्या है, फास्फोरस। यहां कितना है 0.55 और ये 0.4। ये क्लियर हो गया। ये बताने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग के साइट पे टेस्ट स्टील आता है तो स्टील का हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करवाते हैं। जब स्टील का टेस्ट सर्टिफिकेट आता है तो टेस्ट सर्टिफिकेट में आप क्या चेक करोगे, आपको क्या पता है कि वो टेस्ट सर्टिफिकेट सही आया कि गलत आया, उसमें कितना परसेंटेज है, क्या है, नहीं। तो ये आपको पहले पता तो होना चाहिए, तभी तो आप टेस्ट सर्टिफिकेट चेक करोगे ना। पता चला कि लैब से टेस्ट सर्टिफिकेट आया और फाइल में बंद करके रख दिया। ये था केमिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड है इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या है, तो इसका पहला है यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस Fe500 और Fe500D दोनों का यील्ड स्ट्रेस सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता। 500 और ये भी 500। सेकेंड है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है ना, वो Fe500 है, कितना होता है 545 होता है, और इसका कितना होता है 565 होता है। समझ में आ गया। और एक तीसरा जो डिफरेंस है वो है इलोंगेशन। इलोंगेशन, इलोंगेशन इसका 12% होता है और इसका इलोंगेशन 16% होता है। तो ये सारे मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है Fe500 और Fe500D में। ठीक, ये सारा चीज हमने देखा। इसके बाद हम एक चीज को समझते हैं कि Fe500D क्या है। Fe500D, इसमें D क्या है, D जो है ना, D स्टैंड फॉर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब क्या है पता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, कि उसके अंदर कितना लचीलापन है। अगर उस पर लोड आया है तो वो कितना लचीला हो सकता है, डक्टाइल हो सकता है। फिर लोड हटा दिया जाए तो वो अपने जगह पे आ जाए, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी, लचीलापन को। जैसे कि हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब करने वाला एम्प्लॉय जो होता है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, वो रिजिड नहीं होता है। वो क्या होता है, लोड पड़ रहा है, गाली सुन रहा है, बात सुन रहा है, हंसता रहेगा, यस सर, यस सर, यस सर। तो हम लोग से ज्यादा डक्टाइल और कोई होता है क्या? कोई नहीं हो सकता। ठीक, तो ये डक्टिलिटी हम करते। अब इसमें कुछ पूछना है? इसमें दो टर्म्स बाकी है। एक जो टर्म्स हमने आपको समझाया, यील्ड स्ट्रेस। क्या समझा? यील्ड स्ट्रेस। और सेकेंड हमने समझाया आपको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस। इन दोनों के
को समझिए कि ये दोनों क्या है। Fe500 में हमने आपको बताया यील्ड स्ट्रेस दोनों का सेम होता है, Fe500 500, इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस Fe500 का कितना होता है 545 होता है, और Fe500D का 500D का कितना होता है 565 होता है। तो इस चीज को समझते हैं कि यील्ड स्ट्रेस क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या है। यील्ड स्ट्रेस किसको कहता है पता है? लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी भी स्टील के पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर अगर हम लोड डालेंगे तो लोड डालने के बाद जो वो प्लास्टिकली जितना डिफॉर्म्ड होगा, प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड का मतलब ये होता है, प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो हमने लोड लगाया तो वो डिफॉर्म्ड हुआ। डिफॉर्म्ड होने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही लोड हटाया हमने वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, तो इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। और इसका ये होता है प्लास्टिक डिफॉर्म। ठीक है, ये देख लेते हैं इसको देखते हैं। सपोज मानिए कुछ सपोर्ट ले लिया, इसके ऊपर हमने स्टील रखा, यहां से हमने एक लोड लगाया, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से डिफॉर्म होगा। जब ये डिफॉर्म हुआ और ये लोड हमने लगाया, और जब ये डिफॉर्म हुआ और फिर इस लोड को रिमूव करेंगे तो ये ओरिजिनल शेप में फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। ओके, अब सेकंड जो एक टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है अब कितना लोड लगाना है वो भी बता दें। यील्ड स्ट्रेस में लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेकंड है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ये भी क्या है, ये स्ट्रेस है, ये भी क्या है, ये भी स्ट्रेस है। लेकिन इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे दी अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग। अब यहां हम क्या कर रहे थे, किसी भी एक चीज को ले रहे थे, सपोज हम एक स्टील को लेते हैं, इसको लिए, इसको लेने के बाद हम क्या कर रहे थे कि इस पे दोनों साइड से पकड़े और यहाँ ऊपर से लोड लगा रहे थे। ठीक है, तो जो ये प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड हो रहा था, जितना हो रहा था और फिर ये ओरिजिनल शेप में आ जा रहा था, उसको बोल रहे थे यील्ड स्ट्रेस। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ हम लोड इधर से नहीं लगाएंगे, हम इसको एक इंच को फिक्स किया, दूसरे इंच से इसको स्ट्रेच करेंगे, ऐसे खींचेंगे। तो ये जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग होगा ना, इसको बोलेंगे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अब ये कहां तक आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, इसको जब हम खींचेंगे अपनी इस तरह से, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा लोड लगा के जब खींचेंगे, कि ये लास्ट एक पॉइंट आएगा जहां तक ये बियर करेगा, उसके बाद ये क्या होगा, टूट जाएगा, फेल कर जाएगा। तो वो लास्ट जो टूटने का पॉइंट होगा ना, जिस पॉइंट से वो टूट जाएगा, तो उसको बोलेंगे पता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो सपोज मान लो कि एक रीबार स्टील है, इससे इधर भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, या मान लो कि इसी इंड को हमने फिक्स कर दिया, इसी इंड को हमने फिक्स कर दिया, इधर एक लोड P खींच रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर से इस पॉइंट से वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो इस पॉइंट से ब्रेक होगा, टूटेगा ना, वही जो होगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो Fe500D में वही बताया, Fe500D जो है उसका जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है यूटीएस, वो कितना है 565 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, जबकि 500 का कितना है, Fe500 का यानी 545 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये फर्क है। दूसरा इलोंगेशन का फर्क देखिए, इन दोनों टर्म्स को हम समझ गए। और एक चीज देखते हैं इस पर, एक और देखते हैं, एक छोटा सा बस, उसके बाद बंद करेंगे। एक चीज ये देखते हैं कि सपोज ये एक स्टील है, स्टील, इस स्टील में ये देखिए ये बना हुआ है रीब, ये छोटा छोटा रीब बना हुआ है। ये रीब क्यों बना हुआ है पता है क्या? ये रीब बनाने का वजह ये है कि ये कंक्रीट के साथ में, जब कंक्रीट इसको ऐसे पकड़ेगा तो कंक्रीट और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, तो उसमें क्या होगा, एक ग्रिप बनेगा, ग्रिप। जब ये एकदम प्लेन स्टील होगा ना, तो वो ग्रिप नहीं करेगा, चांस क्या होगा, स्लीपेज का चांस ज्यादा होगा कि ये स्लिप करके जब इस पे लोड पड़ेगा, तो ये डिफॉर्म जब होगा तो एक स्लिप करके हो सकता है कि किसी भी इंच से निकल जाए। तो इसलिए जनरली हम लोग कंस्ट्रक्शन में रीप बार यूज करते हैं, ये जो प्लेन बार होना चाहिए वो यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है। सेकंड एक चीज और देखते हैं कि ग्रेड ऑफ, जो जनरली मिस्टेक हम लोग कर देते हैं साइड पे, कि ड्राइंग में अगर दिया होता है कि हमें Fe500D यूज करना है, 500D यूज करना है, और अगर हम Fe500 यूज कर दिया, 500 यूज कर दिया, तो क्या क्या फर्क पड़ सकता है ग्रेड ऑफ स्टील के चेंज होने से, देखते हैं।
सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि हमने पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब भी कोई सेक्शन हम डिजाइन करते हैं तो उस सेक्शन में क्या पता है कि एरिया ऑफ स्टील डिजाइन होता है। कभी भी डाया ऑफ स्टील या फिर वेट ऑफ स्टील डिजाइन नहीं होता। एरिया ऑफ स्टील डिजाइन करते हैं तो उस सेक्शन में का जो एरिया है उसके अगेंस्ट स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लगना है वही डिजाइन होता है। तो एक फार्मूला है, एक फार्मूला क्या है, AST एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन Fy इंटू 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4.6 अपॉन mu अपॉन FCK इंटू B D स्क्वायर इंटू B इंटू D। ये एक फॉर्मूला है। अब घबराओ मत, हम आप यहाँ आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ाने वाले नहीं, हम बस सिर्फ एक फर्क दिखाने वाले हैं कि क्या क्या फर्क पड़ सकता है इससे। अब सपोज मान लो यहाँ क्या है FCK, सपोज बता देते हैं FCK क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, Fy क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील, और mu क्या है, बेंडिंग मोमेंट, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट या अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, ओके। और B और D क्या है, B विड्थ ऑफ सेक्शन, और D क्या है, डेप्थ ऑफ सेक्शन। ये हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स नहीं पढ़ाने वाला, मैं सिर्फ ये चीज देखा रहा हूं कि फर्क किसका पड़ता है, कैसे पड़ता है। तो सपोज अगर हम Fy को छोड़ दें और इन बाकी सारी चीज को कांस्टेंट मान ले K, तो AST क्या होगा, अगर हमने मान लिया इसको कांस्टेंट K तो AST बराबर क्या होगा, K डिवाइडेड बाय Fy। इज इट क्लियर? अब यहां देखिए AST इसका क्या मतलब है, AST इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, Fy के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि Fy अगर बढ़ेगा, ठीक है, Fy का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो AST क्या है, डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, Fy का वैल्यू बढ़ेगा तो एरिया ऑफ स्टील क्या है, कम होगा, लेकिन Fy का वैल्यू अगर जब डिक्रीज होगा तो AST क्या है, एरिया ऑफ स्टील इंक्रीज होगा। तो इसलिए हमेशा याद रहे कि अगर Fe 500 दिया हुआ है या Fe 550 दिया हुआ है तो जिस ग्रेड का स्टील दिया है वही ग्रेड का स्टील यूज करना है। किसी भी दूसरे ग्रेड का स्टील अगर हम यूज करते हैं तो स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ने वाला है ये आपको क्लियर है। अब इसमें कुछ समझना है? ओके, ठीक है, तो बाकी फिर बात करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।